माया का पति पढ़ा लिखा नहीं था और वो उसे परिवार वालों के सामने जाहिल गंवार के ताने देती रहती और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती। एक दिन माया एक शादी पर गई हुई थी और वहाँ उसका पुराना आशिक अमेरिका से आया हुआ था। तो वो उससे कहने लगी, मेरा पति तो जाहिल गंवार है और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। तो उसके पति को बहुत बुरा लगा और वो उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और डाइवोर्स दे दी। पहले तो माया बहुत खुश हुई और जब उसके पास शादी की बात करने गई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसे आदमी से शादी करके, एकदम जाहिल गवार है। पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी कर दी। अगर मेरी शादी अपने दोस्त के गवार बेटे से ही करनी थी तो फिर मुझे इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। पता है पूरे गाँव में मैं BA पास हूँ और मेरा पति अंगूठा छाप। बड़ी शर्म आती है मुझे उसे अपना पति कहते हुए। अभी भी माया अपनी सहेलियों के बीच बैठी अपने पति की बुराइयां ही कर रही थी। वो लोग एक शादी पर आए थे, वहीं उसकी पुरानी सहेलियां भी आई थीं अपने अपने पति और बच्चों के साथ। माया की शादी को बस 6 महीने गुजरे थे और उसने आज तक कभी सुरेश की इज्जत नहीं की थी। हर समय उसे घृणा की नज़र से देखती थी, घृणा से बात करती थी। उसे एक तो अपनी पढ़ाई का घमंड था, दूसरा अपने सुंदर होने का। पिता ने बचपन में तय की हुई बात को ही महत्व दिया था। सुरेश किसान था और बहुत मेहनत करता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माया के ससुराल में तो काम करने वाली तक थी, जिससे वो लगभग घर के सारे काम करवाती थी और सुरेश उससे बहुत प्यार भी करता था, उसके नखरे तक उठाता था। आज तक कभी भी सुरेश ने उसे परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन उसकी सास बहुत तेज थी, कहती थी तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, शादी को 6 महीने हो गए, अभी तक तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। मन करता है तो खाना बना लिया, नहीं होता तो कमरे में बैठी रहती हो। माया कहने लगी, अगर काम ही करवाना था तो किसी गंवार लड़की को ले आती, वो घर के काम भी करती और तुम्हारी सेवा भी करती। मैं तो पढ़ी लिखी ही लड़की हूँ, मैं तो ऐसे काम नहीं करती जो मुझे पसंद ना हो। माया की सास कहने लगी, तुम्हें तो सुरेश ने सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हें कुछ कहता ही नहीं है। माया कहने लगी, वो अंगूठा छाप मुझे क्या कहेगा, ये तो मेरे पापा ने उस पर उपकार किया कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की की शादी उससे कर दी, उसे तो अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। उसकी सास उसे हैरत से देखने लगी, कहने लगी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की सिर्फ तुम हो। अरे बहुत है तुम्हारे जैसी, और अपने पति की और ससुराल वालों की सेवा भी करती हैं। अरे अंजलि को देखा है, तुम्हारी ही सहेली है, तुमसे ज़्यादा सुंदर है। बस यही है ना कि तुम्हारी तरह BA नहीं किया लेकिन इंटर पास है। उसके संस्कार देखकर तो मैं हैरान रह गई। अपने ससुराल को उसने कितने अच्छे से संभाल रखा है। सास के आगे जी मम्मी जी मम्मी जी कहते उसकी ज़बान नहीं थकती, और एक तुम हो, कभी सही से बात नहीं की। माया कहने लगी, तो फिर उसी की छोटी बहन ले आनी थी, घर के काम भी करती और आपके सामने जी हुजूरी भी करती। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, ना मैंने कभी किसी की इतनी बात सुनी है, ना मैं सुनूंगी। माया की तेज़ ज़बान सुनकर उसकी सास ने नाक मुंह चढ़ाया था। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे, अपने आप को पता नहीं कहाँ की राजकुमारी समझती है। ज़्यादा पढ़ लेने का मतलब ये थोड़ी है कि पति का और ससुराल वालों का सम्मान न करे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती थी, वो सुरेश को भी 4 लोगों के सामने अपमानित कर देती थी। कहती थी, इसको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, 4 क्लास पढ़ लेता तो अच्छे तरीके से बात करनी आती। खुद को वो पता नहीं क्या समझती थी। पढ़ाई कर लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि दूसरों को गिरा हुआ और नीचा समझा जाए, बल्कि शिक्षा से समझदारी आती है और शिक्षा हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या नहीं। सुरेश माया को कुछ नहीं कहता था। एक तो बचपन से उसे पता था कि उसकी मंगेतर माया ही उसकी पत्नी बनेगी, इसलिए दिल में प्यार पहले से था। अपने प्यार को पा लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शादी की रात ही माया का व्यवहार सुरेश से कुछ खास अच्छा नहीं था। तब भी वो घमंड ही दिखा रही थी, यह एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मुझ जैसी लड़की तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती थी। सुरेश शुरू से ही बहुत सीधा इंसान था, लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि पति चाहे पत्नी से कम सुंदर हो या कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी उसका स्थान ऊंचा ही होता है। और तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, ज़्यादा अच्छे से जान सकती हो कि पति का स्थान क्या होता है। लेकिन माया ने कभी भी उसकी बात पर कान नहीं धरे थे। हमेशा यही सुनाती रहती थी कि वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उसको तो एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था। बस पिता के कारण वो चुप हो गई और धैर्य कर लिया। पहले तो सुरेश को माया की बातें बहुत बुरी लगती थीं, लेकिन फिर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना शुरू कर दिया। दुख सुरेश को उस समय होता था जब वो शादी या किसी पार्टी में अपने पति की बुराइयां हर एक से करती थी कि उसे तो बात भी करनी नहीं आती, 4 लोग आ जाएं तो हकलाने लगता है।
कुछ समझ नहीं है, पता है नहीं मेरे पापा ने मुझे किस गँवार और देहाती के पल्ले बांध दिया है। काश कि मेरे पापा मेरे बारे में सोचते, मेरी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से करवा देते। मेरी तो ज़िंदगी नरक बनकर रह गई है। मैं अगर इंग्लिश के 4 शब्द बोल दूँ तो ये तो मेरी शक्ल देखने लगता है कि क्या जवाब दूँ। अरे इंसान को इतना भी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। वो तो ऐसा दिखाती थी जैसे शहर से गाँव आई हो। एक बार माया को पता चला कि उसका मायके का पड़ोसी अखिल अमेरिका से आया है। ये सुनकर तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। अखिल वही था जिसने एक बार माया से कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, और माया ने इनकार कर दिया था कि मैं तुम जैसे काले कलूटे से क्यों शादी करने लगी। अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझ जैसी सुंदर लड़की तुम्हें पसंद करे। वो पढ़ा लिखा था, इसलिए अमेरिका में उसकी नौकरी लग गई और वो चला गया। पूरे 4 साल बाद वापस आया था और माया को अपने उस इनकार पर और उस समय पर दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था। गांव में एक शादी थी, इसलिए सभी उस शादी में गए थे। अखिल को देखकर तो माया अपनी पलकें झपकना भूल गई। ना तो उसकी रंगत इतनी सांवली रही थी, ना ही वो पहले जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे अमेरिकन लड़का हो। बहुत से परिवारों की औरतों की इच्छा थी कि अखिल उनका जमाई बन जाए। अखिल ने बस एक सरसरी सी नज़र माया पर डाली थी और फिर हटा दी, लेकिन माया का दिल तो जैसे उसे देखकर बेचैन हुआ था। रोना आ रहा था कि काश उसकी बात मान लेती। वो तो रिश्ता लेकर आने को भी तैयार था। उसके पापा शायद इनकार भी ना करते, भले ही जानते थे कि बचपन में उसकी मंगनी सुरेश से हुई है, लेकिन फिर भी अखिल का रिश्ता मान लेते क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी था और अच्छा कमाता भी था। लेकिन माया ने उसकी सांवली रंगत पर चोट की थी। कुछ देर बाद खुद ही अखिल माया के पास आया और उससे हाल चाल पूछने लगा कि उसकी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है। वो जानता तो था, मगर जानबूझकर पूछ रहा था ताकि उसे एहसास दिला सके कि पढ़ लिख कर भी वो एक किसान के हिस्से में आई है। अगर आज अखिल की बात मान लेती तो अमीर होती। माया कहने लगी, हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। वो कहने लगा, हाँ भगवान की कृपा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, ठुकराकर तुमने अपनाया भी तो किसको अपनाया, एक किसान को? ये सुनकर माया ने नजरें चुराई, फिर अपने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपने किए पर कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, काश कि मैं तुम्हारी बात मान लेती। तुम्हें नहीं पता मेरे माँ पापा ने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। ज़बरदस्ती मेरे पापा ने मेरी शादी अपने किसान दोस्त के बेटे से करवा दी। उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, बस वही खेती बाड़ी। घर आता है तो उसका हुलिया देखकर मेरा दिल ख़राब होने लगता है। दिल नहीं चाहता कि 2 पल उसके पास बैठूं। मैं बड़े दुख में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये सुनकर अखिल ने उसे अपना नंबर दिया। कहने लगा, बाकी बातें फ़ोन पर करेंगे। ये देखकर तो माया जैसे खुश हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी। रात होते ही जब उसने देखा कि उसका पति सो गया है तो वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। अपने मोबाइल से अखिल का नंबर मिलाया। अखिल भी शायद उसी के फ़ोन की प्रतीक्षा कर रहा था। पहली बेल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया। कहने लगा कि तुम्हारा पति क्या इस तरह से तुम्हें फ़ोन पर बात करने देता है? वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो छुप कर आई हूँ, वो तो सो रहा है। अखिल उससे बातें करने लगा, अपने अमेरिका के किस्से सुनाने लगा, जिसे माया बड़ी रुचि लेकर सुन रही थी। फिर अखिल कहने लगा, मेरी माँ मेरे लिए लड़की देख रही हैं, कहती हैं बहुत सुंदर लड़की लेकर आएंगी। वैसे मुझे लगता है कि मेरी माँ को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, उसे मेरे लिए कोई सुंदर लड़की मिल ही जाएगी। ये सुनकर माया कहने लगी, अरे कहाँ, गांव में मुझ जैसी सुंदर लड़की होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो पढ़ी लिखी नहीं होगी। अमेरिका में तुम्हारे साथ कैसे रह सकेगी? पढ़ा लिखा होना भी तो ज़रूरी है। अखिल कहने लगा, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम तो मुझे नहीं मिल सकती, सीधी सी बात है, तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ तो दोगी नहीं। माया कहने लगी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तुमको नहीं पता किस नरक में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इस आदमी को तो मेरी कदर ही नहीं है। अखिल कहने लगा, अच्छा मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर तुम पर दया आ रही है। किस निकम्मे इंसान से तुम्हारी शादी हो गई? अरे सुरेश सिर्फ एक किसान है, सादी सी ज़िंदगी जीने का आदी है, उससे उसकी शादी किसी साधारण शक्ल सूरत की लड़की से हो जाती, कम पढ़ी लड़की से भी हो जाती तो भी वो खुश ही रहता। ये सुनकर माया कहने लगी कि मैं तो अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना सुरेश के साथ। उसी समय आहट हुई तो माया ने फ़ोन बंद कर दिया। देखा तो उसकी सास शायद पानी पीने के लिए उठी थी। माया को देखकर कहने लगी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, कमरा आग बरसा रहा है, इसलिए बाहर आई थी हवा खाने के लिए। एक तो यहाँ पर पूछताछ ही ख़त्म नहीं होती। ये कहकर दोबारा कमरे में चली गई। अब तो उसे सुरेश और भी बुरा लगने लगा था।
हर रात वो अखिल से बातें करती और सुरेश को अपने पास भी नहीं आने देती थी। लेकिन 1 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस समाचार ने तो जैसे उसकी जान निकाली थी, क्योंकि अखिल ने गांव में हवेली जैसा घर बनवाना शुरू कर दिया था, जो तेज़ी से बन रहा था। अखिल कह रहा था कि जैसे ये बन जाएगा मेरी माँ मेरी शादी कर देंगी। माया सोचने लगी कि अगर उसने बच्चा पैदा कर लिया फिर तो उसे सारी ज़िंदगी सुरेश के साथ ही रहना पड़ेगा और ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी। फिर तो अखिल कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। उसने सुबह सुबह ही मायके जाने की जिद की। सुरेश तो बहुत खुश था कि पिता बनने जा रहा है, अब ज़रूर धीरे धीरे माया ठीक हो जाएगी। जब अपना बच्चा होगा तो उसका ध्यान अपने आप सुरेश की ओर हो जाएगा। लेकिन माया तो कुछ और ही सोच कर बैठी थी। जैसे ही मायके पहुंची वहीं से गांव की लेडी डॉक्टर के पास चली गई कि वो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो लेडी डॉक्टर उसकी पुरानी जानने वाली भी थी और कुछ उससे उसकी दोस्ती भी थी। वो कहने लगी, क्या मतलब? तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। वो कहने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को गिरा दो, तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। फिर अपने हाथ में पहना सोने का कंगन उतार कर उसको दे दिया। उसे पैसों की आवश्यकता भी थी, इसलिए माया की बात मान गई, उसका बच्चा गिरा दिया। अपने घर आकर वो बेहाल होकर लेट गई थी। अगले दिन उसने रोना शुरू कर दिया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर सुरेश दौड़ा भागा आया था। उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। उसी लेडी डॉक्टर के पास उसकी सास और माँ उसे ले गईं, जहाँ ड्रामा रचाया गया था। वो लेडी डॉक्टर कहने लगी, बच्चा तो गिर चुका है, शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के कारण ऐसा हुआ है। सुरेश तो एक मर्द होते हुए भी धैर्य नहीं रख पाया था। आंखों से आंसू बहने लगे। माया ने भी पूरा पूरा ड्रामा किया था। माँ के घर ही रहने लगी। जैसे ही तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपने ससुराल नहीं जा रही थी। उसे डर था कि फिर सुरेश उसे प्रेग्नेंट न कर दे और कहीं अखिल उसे छोड़ ही न दे। अखिल की खातिर उसने ये कदम उठाया था। अखिल उससे कहने लगा कि अब तुम जल्दी से अपने पति से डाइवोर्स ले लो ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। माया कहने लगी, तुम्हारी माँ को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? वो कहने लगा, अगर मेरी माँ को आपत्ति हुई भी तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा। सीधी सी बात है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो वापस अमेरिका जाना है और मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। आजकल तो माया यही सपने देख रही थी। 1.5 महीने बाद सुरेश उसे मायके लेने आया कि वापस घर चलो, तुम क्या मायका संभाल कर बैठी हो? मगर वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ऐसी गरीबी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगी कि बस मैंने कह दिया। वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी माँ की बातें बुरी लगती हैं तो मैं तुम्हारे लिए अलग घर की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी मर्जी से रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी को कौन कौन छोड़ता है? तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम जानती हो कि डाइवोर्स के बाद औरत की कोई इज्जत नहीं होती और हमारे गाँव में ऐसी औरतों को बुरा समझा जाता है। लेकिन माया के सर पर तो अखिल की बातें और उसका प्यार सवार हो गया था। कहने लगी, मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और फिर काफ़ी सुंदर भी हूँ। तुम क्या समझते हो कि अगर मैंने तुमसे डाइवोर्स ले ली तो क्या मुझे कोई अपनाएगा नहीं? अरे बहुत है मुझे अपनाने वाले। तुम अपना सोचो कि मेरे बाद तुम्हें कौन पूछेगा। अच्छा खासा अपमान वो सुरेश का कर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। 3-4 दिन हो गए थे, उसे समझा रहा था। माया के घर वालों ने भी समझाया, यहाँ तक कहा कि अगर तुमने ये फैसला किया तो हम तुम्हें नहीं संभालेंगे। तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हारे पापा तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे, तुम्हारी और भी बहनें हैं, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तुम्हारा पति इतना अच्छा है, अच्छा कमाता है, अब तो तुम्हें अलग घर लेकर भी देने को तैयार है, तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन माया की ना हाँ में नहीं बदली थी। आखिरकार सुरेश ने उसे डाइवोर्स दे दी, लेकिन खुद बहुत रोया था। माया को तो ज़रा भी दुख नहीं था। माया की माँ ने उसे बहुत बातें सुनाई कि मुझे पता है तुमने ज़रूर किसी की बातों में आकर ये सब कुछ किया है, तूने हीरे को ठुकराया है, हमेशा दुर्भाग्य ही तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन माया को किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसने अखिल को फ़ोन किया और बड़ी खुशी खुशी बताया कि उसने डाइवोर्स ले ली है। अखिल कहने लगा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चलो तुम कुछ दिन रुको, मैं फिर अपनी माँ को भेजूँगा। ये सुनकर वो खुश हो गई। माया के घर वाले उसे पूरी तरह बातचीत ख़त्म कर चुके थे, बल्कि जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ उसके पिता ने कहा कि छत पर एक कमरा है, ऐसा करो कि वहाँ पर रहना शुरू कर दो, तुम्हारी शक्ल देखूंगा तो मुझे तुम पर गुस्सा आएगा और मैं नहीं चाहता कि बेटी पर हाथ उठाऊं या फिर नफरत से उसे देखूं। मेरी दूसरी बेटियां भी हैं, मुझे अब उनके बारे में सोचना है। तुम्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाया करेगी। वो कहने लगी, आप क्या समझते हैं कि मैंने 2 टाइम की रोटी के लिए सब कुछ किया है? अरे मैं तो ऐश करूँगी और आप सब लोग मेरे फैसले पर गर्व करेंगे। ये कहकर उसने जब अखिल से बात की तो वो कहने लगा,
तुम मेरे घर आ जाओ। वो कहने लगी, मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम अपनी माँ को भेजो ताकि वो मेरा रिश्ता मांगे। वो कहने लगा, घर तो आओ, मेरी माँ रिश्ता भी मांग लेंगी। ये कहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। माया तो जैसे उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसके घर गई, लेकिन जैसे ही अखिल के घर पहुंची उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि बहुत सुंदर प्यारी सी लड़की अखिल के बराबर में बैठी थी। कपड़ों से लग रहा था कि जैसे नई नई शादी हुई है। जैसे ही माया को अखिल की माँ ने देखा तो कहने लगी, तुम क्यों आई हो? अखिल कहने लगा, ये मेरी शादी की बधाई देने आई है। इसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए हमारी शादी में ना आ सकी। ये सुनकर तो माया के होश उड़ गए थे। कहने लगी, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? अखिल की माँ और पत्नी हैरान हुई। कहने लगा, वैसे ही जैसे तुमने दिया था। तुमने मुझे मेरे काले रंग के कारण ठुकराया था। अब देखो, तुमसे ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मुझे इसी गांव में मिल भी गई, और तुम्हारी तरह भी नहीं है कि पैसों के लालच में अपने पति से डाइवोर्स ले ले। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया था। मैं तो उसी क्षण सोच चुका था कि ऐसे ठुकराए जाने पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लूंगा। और तुम तो मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार निकली। पके हुए फल की तरह तुम मेरी गोद में आ गिरी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब चलो और जाकर अपने पिता की चौखट पर बैठो। तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि जो औरत अपने इतने अच्छे पति की कदर ना करे उसे सारी ज़िंदगी दुनिया का दुख ही देखना पड़ता है। सुरेश बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सीधा था, मेहनती था, और जितने रुपए अखिल अमेरिका में कमाता था उतने ही सुरेश अपनी खेती बाड़ी से कमा लेता था। बस यही कमी थी कि अंगूठा छाप था, सीधा था, माया से प्यार करता था, लेकिन उसे कदर नहीं की। अखिल कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि अमेरिका में नोट पेड़ों पर लगते हैं, कि जो अमेरिका जाता है उसे डॉलर पेड़ों से तोड़ने को मिल जाते हैं? ये जो घर देख रही हो ना, ये मेरे पिता की मेहनत से बना है। कब से मेरे पिता ने शहर में ज़मीन खरीद रखी थी जो करोड़ों की बिकी, और हमने गांव में अपना बंगला बना लिया, हवेली जैसा। और तुम्हें लगा शायद मैं अमेरिका में से इतने पैसे लाया हूँ। अकल की अंधी औरत की यही निशानी होती है। अब निकल जाओ मेरे घर से, मेरा बदला पूरा हो चुका है। माया तो फूट फूट के रोई थी कि उसने क्या कर दिया, अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। इस इंसान की बातों में आकर अपना बच्चा मार डाला, अपने पति से डाइवोर्स ले ली। जब लूट कर अपने घर आई तो पिता ने भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। छत पर रहने लगी, उसका खाना पीना तक अलग कर दिया गया था। गांव वाले उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सुरेश की फिर से शादी हो गई। लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। भगवान ने उसे 2 बेटे भी वरदान किए। माया का जीवन बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने पति की कदर नहीं की थी। उसे अपनी पढ़ाई और सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस अहंकार ने ही उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।